हेलो, जय हिंद साथियों। आज हम लोग पॉलिटी में प्रस्तावना चैप्टर को देखेंगे। ठीक है। हालांकि काफ़ी दिन से क्लास मिस थी, नहीं चल रही थी क्योंकि हम यहाँ प्रेजेंट नहीं थे। ठीक है, घर पे गए हुए थे, तो इसीलिए कंटिन्यू क्लास नहीं आ रही थी, लेकिन अब कंटिन्यू क्लास आएंगी। ठीक है। तो आज हम लोग देखेंगे प्रस्तावना का चैप्टर। ठीक है, क्योंकि हम लोग पॉलिटी के लगभग 12 चैप्टर, लगभग 12 भाग जो है 12 क्लास पूरी कर चुके हैं। तो आज हम लोग प्रस्तावना देखेंगे। प्रस्तावना में जो शब्दावली, हम हमेशा कहते हैं कि जो शब्दावली की जो टर्मिनोलॉजी है, ठीक, जो शब्दों का खेल है, जो शब्दों का अर्थ है, उस पर फोकस करना, उस पर ध्यान देना बेहद ज़रूरी है। क्योंकि हमको जब उन शब्दों का खेल, शब्दों का अर्थ पता होगा तो हमको चीज़ें याद करने में आसानी होगी। ठीक है। तुम एग्ज़ाम में जब लगाते, जिसे कहते हैं तुक्केबाजी, तो वहाँ थोड़ा लॉजिकल तुक्केबाजी लगेगी। ठीक है। तो प्रस्तावना में हम लोग देखेंगे मुख्य रूप से प्रस्तावना भाग है, संविधान का नहीं है। ठीक है, इस पर चर्चा करेंगे। और उसमें कुछ जो शब्द हैं, महत्वपूर्ण शब्द हैं, और कुछ ऐसे शब्द हैं जिनको बाद में जोड़ा गया। ठीक, जैसे धर्मनिरपेक्ष हो गया, अखंडता हो गया, समाजवाद हो गया। ठीक है। और इसमें संशोधन की प्रक्रिया, संशोधन हो सकता है, नहीं हो सकता है, इन सब पर हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है। तो अभी तो हम लोग देखेंगे यहाँ पर। ठीक है, यहाँ क्या है, ये संविधान की प्रस्तावना लिख रखी है, इसे एक बार देख लेते हैं, फिर हम लोग इसके पृष्ठभूमि पर बात करेंगे। ठीक। तो लिखा है कि जो सबसे पहले क्या लिखा है कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए और इसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, धर्म, विश्वास व उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता तथा अखंडता सुनिश्चित करने वाला बंधुत्व बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर अपनी इस संविधान सभा में आज दिनांक 26 नवंबर 1949 को एदत्त द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित, आत्मार्पित करते हैं। तो यहाँ हम लोग क्या देखेंगे, पहले तो हमको इसमें प्रकृति बताई गई। अगर यहाँ हम लोग देखेंगे इधर, ठीक है, तो इसमें संविधान की प्रकृति बताई गई। प्रकृति मतलब नेचर, किस तरीके का संविधान है, किस तरीके का माहौल क्रिएट होगा। ठीक है, संविधान लागू होने के बाद ये समझो है, और जो उसकी मुख्य विशेषताएं। ठीक है, और हमको स्वतंत्रता, मतलब जो हमको स्वतंत्र, मेन इसमें जब आप देखेंगे कि जहाँ स्वतंत्रता, ठीक है, स्वतंत्रता समता प्राप्त कराने। ठीक। और हम लोग बात करेंगे जो व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता, अखंडता पे बात करेंगे। ठीक। हर एक टॉपिक पे जो अलग अलग है, जैसे कि मान लो समाजवादी हो गया, समाजवादी का क्या है, प्रभुत्व संपन्न क्या है। ठीक है, और धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य क्या है। इन सब पर हर एक शब्दों पर अलग अलग, हर एक वाक्य पर अलग अलग हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, एक मिनट कैमरा चेक करते हैं। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे इसकी, एक मिनट। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे इसकी पृष्ठभूमि को। ठीक है, अगर प्रस्तावना की बात करेंगे हम लोग संविधान में, तो प्रस्तावना को सबसे पहले अगर कोई देश लागू करने वाला है या कोई देश अपने संविधान में इसे जोड़ने वाला है तो वो अमेरिका। ठीक है, अमेरिका के बाद विश्व के विभिन्न अलग अलग देशों ने इसको, प्रस्तावना को अपने संविधान में शामिल किया। ठीक। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे, अगर वैश्विक लेवल यानी पृष्ठभूमि में देखेंगे कि इस प्रस्तावना को, देखो ये इधर हमारी प्रस्तावना लिखी रहेगी और इधर जो है इससे इम्पोर्टेंट फैक्टों पे हम लोग चर्चा करेंगे, लिखते जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ आप लोग डाल लीजिए कि प्रस्तावना को सबसे पहले संविधान में, ठीक, जोड़ने वाला या डालने वाला देश कौन सा है, अमेरिका। ठीक, तो लिखो प्रस्तावना, ठीक, प्रस्तावना को सबसे, ठीक, सबसे पहले, थोड़ा बड़ा इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि उसमें दिखे। ठीक, प्रस्तावना को सबसे पहले अपने
संविधान, ठीक, अपने संविधान, ठीक, प्रस्तावना को सबसे पहले अपने संविधान में जोड़ने, ठीक, जोड़ने वाला देश, ठीक, प्रस्तावना को सबसे पहले अपने संविधान में जोड़ने वाला देश कौन सा है? कौन सा भी बताया था? यूएसए, ठीक, ठीक, यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, ठीक, अमेरिका, ठीक। तो सबसे पहले प्रस्तावना को सबसे पहले अपने संविधान में जोड़ने वाला देश कौन सा है? यूएसए, अमेरिका, ठीक। तो एक तो इम्पोर्टेंट फैक्ट ये हो गया, ठीक। इसके बाद अगर हम लोग दूसरा देखेंगे कि आखिर प्रस्तावना है क्या, ठीक। अगर हम लोग देखेंगे कि प्रस्तावना क्या है, तो प्रस्तावना क्या है, ठीक, ये प्रस्तावना क्या है, ये बड़ा विवादित क्वेश्चन रहा, ठीक है। और तो इस पे अलग अलग जो संविधान निर्माता हैं, ठीक, या अलग अलग जो संविधान के विशेषज्ञ हैं, मत दिया है, ठीक। तो प्रस्तावना मुख्य रूप से क्या है? प्रस्तावना मुख्य रूप से क्या है कि प्रस्तावना संविधान का भाग है या नहीं ये अलग बात है, लेकिन प्रस्तावना क्या है? प्रस्तावना एक संविधान का परिचय है, ठीक है। मुख्य रूप से क्या है? संविधान का परिचय है, या संविधान का मतलब एक हल्का शॉर्टकट, अगर आप मतलब थोड़ा सा पढ़ के थोड़े से टाइम में अगर थोड़ी सी भी प्रस्तावना पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि हमारा संविधान किस तरीके का है, ठीक है। तो इसीलिए कहते हैं कि प्रस्तावना जो है संविधान की प्रकृति या नेचर को बताता है, ठीक। तो प्रस्तावना संविधान का परिचय पत्र है, ठीक, मतलब एक संविधान का परिचय देता है कि संविधान किस तरीके का है। और प्रस्तावना को संविधान का सार भी कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कि, ठीक, यहाँ पे क्या लिखेंगे कि एक थे एन.ए. पाल्की वाला, ठीक, एन.ए. पाल्की वाला, ठीक, एक संविधान विशेषज्ञ थे भारत के, एन.ए. पाल्की वाला। ये नाम लिखाना इसलिए नोट है, जरूरी है, क्योंकि कभी कभी वो लोग कोट कर देंगे कि संविधान का परिचय पत्र किसने कहा, और 4 ऑप्शन दे देंगे, जवाहरलाल नेहरू दे देंगे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद दे देंगे, मोतीलाल नेहरू दे देंगे, और एक ये डाल देंगे एन.ए. पाल्की वाला। तो फिर इसीलिए ज़रूरी है, फिर अगर आपको नहीं पता होगा किसने कहा तो दिक्कत हो जाएगी, ठीक। तो एन.ए. पाल्की वाला ने क्या कहा कि संविधान जो प्रस्तावना है, ठीक, प्रस्तावना, ठीक, एन.ए. पाल्की वाला ने कहा प्रस्तावना संविधान, ठीक, संविधान का परिचय पत्र है, ठीक, परिचय पत्र है, प्रस्तावना संविधान का परिचय पत्र है, ठीक। और क्या कहा कि प्रस्तावना जो है संविधान का सार है, ये भी लिख सकते हो कि प्रस्तावना संविधान का सार है, मतलब अगर आपको जानना है कि किसी भी देश का, ठीक है, वो किसी भी विश्व के किसी भी देश का अगर संविधान जानना है, तो आपको अगर पूरी तरीके से संविधान को समझना है कि संविधान में क्या क्या है, किस तरीके की उसकी जो मेन चीज़ है, उसका नेचर किस तरीके से वो बिहेव करता है, ठीक, उसकी व्यवहारिकता क्या है, तो अगर ये जानना है तो आपको ज़रूरी है कि एक ओरली पूरा संविधान पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, तब आपको पता चलेगा। उसके लिए आपको बहुत सारा टाइम की ज़रूरत है, ठीक, समय बहुत सारा देना पड़ेगा। लेकिन प्रस्तावना से क्या होता है कि आप बहुत कम समय में, ठीक, उसकी प्रकृति और नेचर का पता लगा सकते हो कि उसमें जो वहाँ के लोग हैं, जनता हैं, उनके लिए किस किस तरीके के प्रावधान हैं, किस किस तरीके की व्यवस्था उनके लिए की गई है। तो ये सारी चीज़ें प्रस्तावना से आप बहुत कम समय में पता लगा सकते हैं, ठीक। तो यहाँ 2 चीज़ें हो गई, प्रस्तावना पाल्की वाला, एन.ए. पाल्की वाला ने प्रस्तावना को जो है संविधान का परिचय पत्र कहा है, यहाँ पे को लिख लेना, ठीक। प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र कहा, प्रस्तावना जो है संविधान का सार है। तो ये 2 बात इतना आप नोट करें, फिर यहीं से हटा के कुछ और लिखाते हैं, ठीक है।
ठीक, हटाते हैं। ठीक, तो 3 पॉइंट क्लियर हो गए यहाँ पे। अब देखो, संविधान प्रस्तावना, भारत की इस प्रस्तावना कहाँ से आई, कहाँ से ली गई, इसके स्रोत क्या है। ठीक, अगर हम इस पे देखेंगे तो सीधे सीधे हम लोग लिखेंगे कि पंडित नेहरू के बारे में। ठीक है, पंडित नेहरू ने एक उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था। ठीक, पंडित नेहरू लिख लो, पंडित नेहरू द्वारा, ठीक, जवाहरलाल नेहरू द्वारा एक उद्देश्य प्रस्ताव को पेश किया गया और संविधान सभा द्वारा जो अपनाया गया। ठीक, जवाहरलाल नेहरू द्वारा पेश किया गया और संविधान सभा द्वारा अपनाया गया। उसके बाद उसी को या उसी पे आधारित एक प्रस्तावना या उसी को प्रस्तावना कहा गया। ठीक है, तो ये आप लोग लिख लेना कि प्रस्तावना का जो स्रोत है वो कहाँ से है। क्या बताया हमने कि पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव को पेश किया गया और संविधान सभा द्वारा अपनाया गया। ठीक है, उसी को प्रस्तावना कहा कहते हैं, संविधान की प्रस्तावना कहते हैं। ठीक है, तो इसके बाद हम लोग देखेंगे, इतना आप नोट कर लेना जो बोला है। और उसके बाद देखेंगे इसमें, जैसे कि मान लो जो संविधान प्रस्तावना है, ठीक, तो प्रस्तावना में संशोधन, ठीक, प्रस्तावना में 1976, ठीक, में, ठीक, 42वां संविधान संशोधन, ठीक, हुआ। आई होप कि यहाँ तक आपको दिख रहा होगा। हुआ, क्या लिखा मैंने, प्रस्तावना में 1976 में 42वां संविधान संशोधन हुआ। ठीक, अगर ये क्वेश्चन बना था यूपीएसआई में, ठीक, जो 21 तारीख की फर्स्ट शिफ्ट थी, 21 नवंबर की जो फर्स्ट शिफ्ट थी, उसमें क्वेश्चन बना था कि इस समय भारत का प्रधानमंत्री कौन था। तो यहाँ आप लोग लिख लेंगे, ठीक, यहाँ आप लोग क्या लिखेंगे, यहाँ आप लोग लिख लेंगे, ठीक, इंदिरा गांधी। ठीक, यहाँ क्या लिखेंगे आप लोग, इंदिरा गांधी। ठीक, कौन था, श्रीमती इंदिरा गांधी। ठीक, प्रस्तावना में 76 में संविधान संशोधन, प्रस्तावना में 1976 में 42वां संविधान संशोधन हुआ। उस समय जो पीएम कौन था, ठीक, पीएम तो श्रीमती इंदिरा गांधी। ठीक, कौन था, श्रीमती इंदिरा गांधी। ठीक, तो इसमें इसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं। ठीक, इस संविधान संशोधन को लघु संविधान भी कहते हैं, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा व्यापक तरीके से संविधान में परिवर्तन किए गए। ठीक, तो जब इसे पढ़ेंगे तो इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। इसे इतने समझो, इसमें क्या हुआ, इस संशोधन में, प्रस्तावना में संशोधन किया गया और उसमें 3 नए वर्ड जोड़े गए। ठीक, 3 नए वर्ड जोड़े गए जो प्रस्तावना में नहीं थे। एक कौन था, यहाँ देखेंगे, देखो, एक तो हो गया समाजवाद जोड़ा गया, ठीक, समाजवादी। दूसरा धर्मनिरपेक्ष, और एक शब्द जोड़ा गया, ठीक, और एक शब्द जोड़ा गया अखंडता। ठीक, अगर चाहें, अगर आपको मतलब कि थोड़ा स्मार्ट तरीके से पढ़ना है तो आपको कुछ नहीं करना, आपको सीधे या तो यहाँ पे 1976 लिख दो, और अगर 1976 नहीं लिखना तो हर एक जगह पे क्या लिख दो, कुछ नहीं, कम जगह हो 42 लिख दो, 42 पर बस। तो इससे क्या होगा, अगर आप जहाँ प्रस्तावना आपकी लिखी होगी, जिसे आप पढ़ते होंगे, देखते होंगे, तो आपके 3 वर्डों पे नज़र पहुँचेगी जो हाईलाइटेड होंगे, और उस पर आपको पता चल जाएगा कि 42वां संविधान संशोधन। और किसी एक वर्ड पे अगर आपने 1976 लिख रखा है कहीं भी, यहाँ, तो आपको पूरा जो है सार समझ में आ जाएगा, मतलब एक बहुत शार्ट टर्म, ठीक, तरीके से। ठीक है, तो यहाँ हम लोग क्या देखेंगे कि उसमें 3 वर्ड जोड़े गए। ठीक, क्या हुआ, संशोधन हुआ, और किसे किसे जोड़ा गया, समाजवाद, ठीक, धर्मनिरपेक्ष, ठीक, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता। तो ये, ठीक, कौन कौन से जोड़ा गया, समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता। ठीक, समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता, 3 वर्ड जोड़े गए। ठीक, 3 वर्ड जोड़े गए। तो हमको याद रखना, कभी कभी क्वेश्चन बन जाता है कि
संशोधन में कौन से वर्ड जोड़े गए, किसी भी तरीके से। ये क्वेश्चन कई तरीके से बनता है, ठीक। या तो दे देंगे समाजवाद दे देंगे, या तीन में से कोई एक दे देंगे। पूछ लेंगे कि संविधान संशोधन या कौन से सन में इनको जोड़ा गया, ठीक। या पूछ लेंगे कि प्रस्तावना में संशोधन कब हुआ, सीधे इस तरीके से पूछ लेंगे कि प्रस्तावना में संशोधन कब हुआ। या तो आपसे इस तरीके से पूछ लेंगे कि ये 3 वर्ड, या तो कोई अलग अलग तरीके के वर्ड दे देंगे और इसमें कौन सा जोड़ा गया, ठीक है। इस मतलब 1976 में 42वें संविधान संशोधन से किस वर्ड को जोड़ा गया। तो 3 हमको ध्यान रखने हैं, एक तो समाजवाद हो गया, एक धर्मनिरपेक्ष हो गया, एक अखंडता हो गई, ठीक। कौन कौन सा होगा, ठीक। हम फिर से यहाँ पे लिख रहे हैं कौन कौन से हो गया। एक तो समाजवाद, ठीक, समाजवाद, ठीक, एक समाजवाद हो गया। और नंबर 2 कौन सा हो गया, धर्मनिरपेक्ष, ठीक, धर्मनिरपेक्ष, ठीक, कौन सा हो गया, धर्मनिरपेक्ष। और तीसरा अखंडता, तीसरा कौन सा हो गया, अखंडता। तो 3 वर्ड हो गए, समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता, ठीक। 3 को याद रखेंगे और इन पे हम अलग अलग अभी चर्चा करेंगे, क्योंकि आखिर 1942 में ही 1976 में ही क्यों जोड़े गए, ठीक। जब संविधान बनी, जब संविधान का निर्माण हुआ, तब क्यों नहीं जोड़े गए, इन पे अलग अलग चर्चा करेंगे। और इसमें मुख्य बात है कि भारतीय लोकतंत्र में इनका अर्थ क्या है और जो वैश्विक अलग लोकतंत्र है उनमें इनका अर्थ क्या है, ठीक है। तो इस पर चर्चा हम लोग करेंगे, लेकिन इससे पहले यहाँ इतना लिख के आपको हट जाना है और हमको थोड़ा सा क्या करना है, यहाँ से हटा देना है, थोड़ा एक अलग टॉपिक पे चर्चा करना है। इसके 4 तत्व हैं, उन पे हम लोग चर्चा कर लें, क्योंकि वो छोटा सा है, उसे ख़त्म करके फिर इन पे विस्तार से, क्योंकि यहाँ ये 3 वर्ड पे 3 शब्दों पे चर्चा करने के बाद अलग अलग लोकतंत्र है, गणराज्य है और ये जो भी हैं, समता है, इन पर सब पर चर्चा करेंगे, ठीक है। तो आप इतना स्क्रीनशॉट लें, नोट डाउन करें, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ठीक हो गया होगा। तो यहाँ पे देखिए आप लोग 4 पॉइंट पहले क्या लिखेंगे, पहले यहाँ लिखेंगे, ठीक, पहले यहाँ क्या लिखेंगे कि संविधान की प्रस्तावना के, हम यहाँ केवल प्रस्तावना लिखेंगे, आप लोग लिखो संविधान की प्रस्तावना के, ठीक, प्रस्तावना के 4, ठीक, 4 मूल तत्व हैं, ठीक। कौन कौन से हैं, तो सबसे पहले यहाँ लिखेंगे कि संविधान के अधिकार के स्रोत, ठीक। सबसे पहले क्या लिखेंगे, 1 मिनट कैमरा चेक कर लें, 1837, तो क्या लिखेंगे, संविधान के, ठीक, संविधान के अधिकार के स्रोत, ठीक, संविधान के अधिकार के स्रोत सबसे पहला। दूसरा यहाँ डालेंगे, क्या लिखेंगे, भारत की प्रकृति, क्या लिखेंगे, भारत की ठीक, भारत की प्रकृति। और तीसरा और चौथा उनको बाद में उनके लिख लेंगे कि संविधान का उद्देश्य, यहाँ लिख लो संविधान का उद्देश्य, ठीक, संविधान का उद्देश्य क्या है, और चौथा क्या है, संविधान की लागू होने की तिथि। बस ये 4 जो तत्व है, ये 4 तत्व हैं, ये महत्वपूर्ण हैं। तो इसमें हम लोग देखेंगे, अगर भारत की प्रकृति के बारे में यहाँ अगर देखेंगे तो यहाँ कुछ नहीं करना, यहाँ हमको बहुत क्लिष्ट या बहुत कठिन जटिल भाषा में याद, इसकी जो परिभाषा है ये यहाँ पे याद करने से अच्छा है कि हमको सिर्फ इतना याद रखना है, ठीक, यहाँ पे कि भारत के संविधान के अधिकार का स्रोत भारत की जनता है, ठीक। बस इतना हम लोग याद करेंगे, बाकी इससे ज़्यादा
कुछ नहीं। तो क्या है, संविधान के अधिकार का स्रोत भारत की जनता है। ठीक है। और यहाँ प्रकृति, प्रकृति क्या है, संप्रभु समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य व्यवस्था वाला देश है। ठीक है। तो यहाँ ये भी लिख सकते हैं कि संविधान, यहाँ सीधे आप यही लिखो कि संविधान के स्रोत को, संविधान के अधिकार का स्रोत भारत की जनता है। ठीक है। यहाँ सीधे लिखो भारत की जनता है। क्या है, भारत की जनता है। ठीक है। और अगर ज़्यादा क्लिष्ट लैंग्वेज में लिखना है तो लिख लो, प्रस्तावना कहती है कि, प्रस्तावना कहती है कि भारत का संविधान भारत के लोगों से शक्ति अधिग्रहित करता है। ठीक है, लिखना है तो लिख लो, प्रस्तावना कहती है कि भारत का संविधान भारत के लोगों से शक्ति अधिग्रहित करता है। ठीक है, लिख लो। और इसके बाद हम लोग प्रकृति पे बात करेंगे, इसे थोड़ा ऊपर लाते हैं, भारत की प्रकृति। ठीक, नंबर 2 क्या है, भारत की प्रकृति। क्या है, भारत की प्रकृति। प्रकृति क्या है, ठीक, यहाँ पे यहीं से लिखेंगे सीधे, भारत की प्रकृति क्या है। तो इसे हटाते हैं, इसे बाद में लिखेंगे। ठीक, तो लिखो क्या है भारत की प्रकृति। भारत की प्रकृति क्या है। ठीक है, तो लिखो, यह घोषणा करती है, ठीक, यह घोषणा करती है कि, क्या करती है, यह घोषणा करती है कि भारत एक, ठीक है, क्या लिखेंगे, यह घोषणा करती है कि भारत एक, ठीक है, यहाँ से थोड़ा याद रखेंगे कि इधर से थोड़ा इधर रहेंगे। ठीक, यह घोषणा करती है कि भारत एक संप्रभु, ठीक, संप्रभु, अब यही इम्पोर्टेंट है, संप्रभु समाजवादी धर्मनिरपेक्ष, ठीक, समाजवादी, समाजवादी, ठीक, धर्मनिरपेक्ष, धर्मनिरपेक्ष, ठीक, समाज, संप्रभु समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणतांत्रिक, ठीक, क्या लिखेंगे, लोकतांत्रिक, लोकतांत्रिक गणतांत्रिक, गणतांत्रिक, ठीक, गणतांत्रिक, लोकतांत्रिक गणतांत्रिक राज्य व्यवस्था वाला देश है। ठीक है, राज्य व्यवस्था वाला, राज्य व्यवस्था वाला देश है। ठीक, देखो ऊपर अगर यहाँ हेडिंग देखेंगे तो यहीं से आप सबको पता चल जाएगा कि भारत की प्रकृति, प्रकृति क्या है। तो प्रकृति में हमको ये 4 वर्ड 5 वर्ड याद रखने। ठीक, एक तो संप्रभु है, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष है, लोकतांत्रिक है, गणतांत्रिक है। ठीक, तो यहाँ कोई अगर क्लिष्ट भाषा से थोड़ा अलग हटेंगे, जटिल लैंग्वेज से, ठीक, टफ लैंग्वेज से, तो हमको सिर्फ संप्रभु समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक और गणतांत्रिक राज्य वाला व्यवस्था, राज्य व्यवस्था वाला देश है। ठीक, जो आपको यही प्रकृति, मैंने कहा था कि 4 तत्व हो गए। ठीक, एक तो क्या होगा कि ये शक्ति कहाँ से अधिग्रहित करती है, ठीक, वो भी आपको इसी में मिल जाएगा। ठीक है, शक्ति कहाँ से अधिग्रहित करती है। और भारत की प्रकृति, अगर आप पूरा पढ़ेंगे ना, कहीं पे भी देख लेंगे तो उसमें प्रकृति की ही बात की गई है। ठीक है, और दूसरा क्या हो गया कि अब हम लोग चर्चा करेंगे किस पे, इसके लागू होने की तिथि पे और इसके उद्देश्य क्या है। ठीक है, मतलब उद्देश्य, ये इतना स्क्रीनशॉट लो, फिर हम लोग इसके उद्देश्य देखेंगे, उद्देश्य क्या है। स्क्रीनशॉट लें, नोट डाउन करें, जो करना है करें। ठीक है, हो गया होगा शायद, अब हटा रहे हैं। ठीक, अब हम लोग उद्देश्य देखेंगे, क्योंकि वो भी थोड़ा सा इसी की तरह
लिखना पड़ेगा। ठीक, अगर देखेंगे, क्या देखेंगे, संविधान के उद्देश्य, क्या हमको देखना है, संविधान के उद्देश्य। ठीक, हेडिंग डाल लो, तीसरा है संविधान के उद्देश्य। ठीक, तो देखो संविधान के उद्देश्य क्या है। ठीक, तो यही लिख सकते हो कि इसके अनुसार, ठीक, यानी प्रस्तावना के अनुसार, ठीक, इसके अनुसार लिखो यहाँ, इसके अनुसार, ठीक, इसके अनुसार क्या है, न्याय, ठीक, न्याय, स्वतंत्रता, ठीक, न्याय क्या होगा, इसके अनुसार न्याय, स्वतंत्रता, समता, समता, बंधुता, ठीक, बंधुत्व, ठीक, क्या हो गया, इसके अनुसार क्या हो गया, न्याय, स्वतंत्रता, समता, ठीक, व बंधुत्व, ठीक, व बंधुत्व, और क्या हो गया, बस यही जो है, ये आपको 3-4 बातें यहाँ याद रखनी कि इसके उद्देश्य क्या, न्याय है, स्वतंत्रता है, समता व बंधुत्व इसके उद्देश्य हैं। ठीक, क्या यहाँ लिखना है आगे, इसके उद्देश्य हैं, उद्देश्य है, बस, बाकी कुछ नहीं। क्या हो गया, संविधान के उद्देश्य क्या है, इसके अनुसार, मतलब इसके मतलब यहाँ प्रस्तावना है। ठीक, इसके मतलब यहाँ पे क्या है, प्रस्तावना के अनुसार न्याय, स्वतंत्रता, समता, बंधुत्व इसके उद्देश्य हैं। ठीक, क्या हो गया, न्याय, स्वतंत्रता, समता, बंधुत्व। अब यहाँ अभी हमने पीछे क्या दिखाया था, प्रकृति में आपको क्या बताया था, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक, गणराज्य। ठीक, 5 वर्ड आपको बताए थे, कौन कौन से बताए थे, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक और गणराज्य व्यवस्था वाला देश है। एक आपको संप्रभु बताया था। ठीक, यहाँ जो ऊपर यहाँ पे आप लोग संप्रभु लिख सकते हो। ठीक है, जो लिखा है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, इसे संप्रभु भी यहाँ लिख सकते। ठीक, तो एक आपको बताया था संप्रभु। ठीक, कौन सा बताया था, संप्रभु बताया था। ठीक, संप्रभु बताया था। तो यहाँ क्या हो गया कि प्रकृति हमको यहाँ से पता चल गया, संविधान की प्रकृति। ठीक, इसके उद्देश्य क्या दे, न्याय, स्वतंत्रता, समता कहाँ दिया, तो ये इसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, ये इसके उद्देश्य हैं, जो यहाँ पे थोड़ा मतलब कि थोड़ा शॉर्ट में लिखा गया है। ठीक है, तो और यही अखंड, और आगे क्या हमको एक चौथा क्या रह गया था, चौथा रह गया था दिनांक, मतलब 4 जो मूल तत्व हैं उसमें संविधान के अधिकार हो गया। ठीक, और उसमें क्या था, भारत की प्रकृति मतलब नेचर, आदत कैसा है, फिर संविधान के उद्देश्य हो गए और संविधान लागू होने की तिथि। ठीक, तो संविधान लागू होने की, ठीक, संविधान लागू होने की तिथि, ठीक, तिथि या संविधान लागू होने का दिनांक लिख लो। ठीक, कौन क्या था, 26 नवंबर। ठीक, दिनांक क्या था, 26 नवंबर 1949। ठीक, संविधान लागू होने का दिनांक क्या था, 26 नवंबर 1949। चारों तत्व हैं आपके लिख दिए गए हैं। ठीक है, चारों तत्व आपके लिख दिए गए हैं, चाहे संविधान लागू होने की तिथि लिख लो, चाहे दिनांक लिख लो, जो आपको बेहतर लगे। ठीक, तो स्क्रीनशॉट लें, नोट डाउन करें, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। अब इनके जो शब्द हैं उन पर चर्चा करेंगे। तब तक कैमरा चेक करते हैं।
शायद हो गया होगा, हटा रहा है। ठीक, देखो अब संविधान में जो प्रस्तावना में जो मुख्य शब्द हैं, ठीक, उनके बारे में चर्चा करेंगे कि उनका मतलब क्या है। ठीक, क्योंकि हमारे भारतीय लोकतंत्र में अलग मतलब, अलग अलग लोकतंत्रों में अलग अलग मतलब है। ठीक, अपने भारतीय परिवेश और स्थितियों के हिसाब से अलग अलग देशों में अलग अलग मतलब हैं। ठीक, तो क्या डाल लो प्रस्तावना के मुख्य शब्द। ठीक, प्रस्तावना के मुख्य शब्द। तो सबसे पहले हम लोग किसे देखेंगे, तो सबसे पहले हम लोग यहीं से सब शुरू करते हैं। ठीक, पहले सबसे पहले यहाँ से, यहाँ संप्रभु। ठीक, किसे देखेंगे, संप्रभु। सबसे पहले संप्रभु को देखेंगे, उसके बाद समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक, गणराज्य। ठीक, इन सब पर देखेंगे। ठीक है, तो डालो संप्रभु। सबसे पहले डालो संप्रभुता क्या है। ठीक है, डालो संप्रभुता। ठीक, क्या डालना है, संप्रभुता। ठीक, तो देखो यहाँ सबसे पहले संप्रभुता का आशय। ठीक, संप्रभुता का, संप्रभु शब्द का आशय है। ठीक, लिख लो संप्रभु शब्द का आशय। ठीक, संप्रभु शब्द का आशय, देखो संप्रभु का मतलब होता है कि हमारे ऊपर, हमारे देश के ऊपर कोई नहीं है। ठीक, हम अपने आप में संप्रभु हैं, स्वतंत्र हैं, हमारे ऊपर कोई नहीं है। हम अपने आंतरिक और बाह्य जो फैसले हैं, निर्णय, हम अपने देश के आंतरिक और बाह्य, ठीक, निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र हैं। किसी भी तरीके से किसी पर आधारित नहीं है, ना किसी भी वैश्विक देश, मतलब जो विश्व में किसी कोई देश है या किसी वैश्विक संस्था का हम पे दबाव नहीं है। ठीक, सीधी सी बात याद रखना। आप अगर एग्जाम्पल उठाएं अपने घर में, जो आपके मेन सदस्य होते हैं, एक मेन मुखिया होता है घर का, जो मेजर डिसीजन लेता है। ठीक है, जो तरह तरह के घर में एडवाइस आने के बाद उसको मेजर डिसीजन लेना होता है, करता क्या है, फिर वो वही करता है और उस पर किसी की चलती नहीं है। ठीक है, तो सेम स्थिति यहाँ पे है कि हम अपने जो भारत का जो भारत देश है, वो अपने फैसले लेने के लिए स्वतंत्र है, किसी भी वैश्विक ग्रुप समूह के दबाव में नहीं है। ठीक है, वो आंतरिक फैसला हो चाहे बाह्य फैसला हो, ठीक, देश के बाहर का फैसला हो चाहे देश के अंदर का फैसला हो। दूसरी बात हो गई कि अगर हम लोग एग्जाम्पल उठाएंगे, ठीक है, तो लिख लेना कि भारत राष्ट्रमंडल का सदस्य बना। ठीक, 1949 मई 1949 में भारत जो राष्ट्रमंडल कॉमनवेल्थ का मेंबर बना। ठीक, उसका जो प्रमुख है वो ब्रिटेन है, लेकिन उसका सदस्य इस उद्देश्य से नहीं, इसका उद्देश्य या इसका मतलब ये नहीं है कि वो हमारे डिसीजन को प्रभावित करे। जो हम उसके एक मेंबर हैं बस, बहुत सारे लोग मेंबर हैं, हम भी मेंबर हैं, और वो एक चलाने वाला, एक उसका उद्देश्य दूसरा है, लेकिन हम उससे किसी तरीके से प्रभावित नहीं है, ना तो हमारे फैसले किसी तरीके से प्रभावित होते हैं। ठीक, दूसरा हम मान लें कि यूएन, ठीक, उसमें भी अगर हम लोग देखेंगे तो उसके भी हम सदस्य हैं, लेकिन उसमें भी क्या है कि हम उसके किसी भी तरीके से अपने फैसले प्रभावित नहीं करते हैं उसकी वजह से। ठीक, हमारे फैसले जो हैं वो रहते हैं। ठीक है, जैसे कोई भी, अभी मान लो 100वां संविधान संशोधन हुआ बांग्लादेश के साथ, ठीक, लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट। ठीक, तो उसमें क्या हुआ कि हम दबाव में नहीं थे, हमारा जो समझौता था हमने अपनी तरीके से किया, जो हमको अच्छा लगा वो हमने किया, ना तो हमें अमेरिका ने किसी तरीके से प्रभावित कर पाया, ना हमें पाकिस्तान ने प्रभावित कर पाया। ठीक, हमारी बांग्लादेश के साथ डील थी, जिस तरीके से हमको डील समझ में आई, ठीक, जिस तरीके से हम दोनों देश कोऑपरेट कर पाए हमने की। तो इसी तरीके से संप्रभु शब्द का सिर्फ इतना ही मतलब है जो हमने आपको अभी तक समझाया। ठीक, अगर आप ना समझें तो फिर से वीडियो को जो है पीछे ले जाएं और समझ लें। तो यहाँ पे कुछ लिखाने का मतलब बहुत ज़्यादा है नहीं। ठीक, तो हमको क्या लिखना है, जो हमने बोला है कि
यहाँ क्या लिखना है, संप्रभु शब्द का आशय यह है कि हम जो है अपने आंतरिक या बाहरी, हमारा देश यानी भारत अपने आंतरिक या बाहरी फैसले लेने के लिए स्वतंत्र है। ठीक है, किसी भी देश पर निर्भर है, ना कोई देश या वैश्विक ग्रुप हमको प्रभावित कर सकता है। और हमको क्या लिखना है यहाँ पर कि हम किसी के डोमिनियन नहीं है, स्टेट्स। ठीक, डोमिनियन स्टेट मतलब ये होता है कि हम मान लो हम एक देश तो हैं, ठीक, लेकिन हमको जब कोई बाहरी काम या करना पड़ता है या कोई बड़ा काम करना पड़ता है तो हमको किसी की राय सलाह लेनी पड़ती है। तो ऐसा कुछ नहीं है, हम अपने स्वतंत्र हैं, हमको किसी की राय सलाह की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो हमको बस इतना लिखना है, इसके अलावा यहाँ कुछ भी नहीं है। ठीक, तो यहाँ अगर हम कोई क्लिष्ट लैंग्वेज लिख दें तो वो बेकार है, तो आपको इतना ही लिखना है। ठीक, अब हम लोग चलेंगे, कहाँ चलेंगे, अब हम लोग संप्रभु को यहीं से हटा देंगे। ठीक है, संप्रभु को यहीं, संप्रभुता या संप्रभु शब्द को हम लोग यहीं से हटा देंगे और सीधे समाजवादी शब्द पे चलेंगे। ठीक, सीधे कहाँ चलेंगे, समाजवाद पे। ठीक, लिखो समाजवाद। क्या लिखना है, समाजवाद। देखो तो समाजवाद शब्द का अर्थ क्या है। ठीक, समाजवाद, देखो समाजवाद जब भारत आज़ाद हुआ, ठीक है, तो भारत समाजवादी जो व्यवस्था थी या जो समाजवाद व्यवस्था है उसका जोर समर्थक था। ठीक है, उसका समर्थन करता था, लेकिन कुछ ऐसा इसमें था जो हमारे देश में लागू नहीं हो सकता था, क्योंकि जब हम आज़ाद हुए तो हमारे देश की आर्थिक स्थिति और सामाजिक स्थिति बहुत दयनीय थी। ठीक है, सामाजिक की जगह आर्थिक स्थिति ज़्यादा दयनीय थी। तो इसीलिए कुछ इस तरीके से जो हमारी आर्थिक स्थिति इससे ज़्यादा प्रभावित हो रही थी। ठीक है, मेन फोकस था कि हमारी जो आर्थिक नीतियां हैं, ठीक है, इससे जो उस टाइम का जो समाजवाद था या जो यूएसएसआर वाला जो समाजवाद था, रूस वाला, रसिया वाला, ठीक, उस तरीके की समाजवाद की वैश्विक अवधारणा थी। ठीक है, तो इस वजह से जो हमारी आर्थिक नीतियां थी, अगर हम कुछ इस तरीके का उस तरीके के समाजवाद को लेते तो बहुत ज़्यादा प्रभावित होती और जहां हम आज खड़े हैं शायद खड़े ना होते। तो इसीलिए इस समाजवाद को उस समय संविधान में नहीं डाला गया। लेकिन जो समाजवाद, सामाजिक समाजवाद के जो, जैसे कि मान लो अगर आप देखेंगे नीति निर्देशक तत्व, तो वहाँ समाजवाद की जो अवधारणा है आपको मिल जाएगी। सीधे सीधे वर्ड तो नहीं मिलेगा, लेकिन समाजवाद की अवधारणा जो है आपको अंतर्निहित मिल जाएगी। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन आ जाए कि समाजवाद की अवधारणा किसमें निहित है या समाजवाद शब्द जोड़ने से पहले किसमें निहित थी, तो आपको सीधे सीधे कहाँ जाना है, सीधे सीधे कहाँ जाना है, नीति निर्देशक तत्व, जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व है डीपीएसपी, वहाँ आपको सीधे सीधे जाना है। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे समाजवाद को। 1 मिनट, बस 1 मिनट। तो हम लोग क्या देखेंगे कि पहले तो यहाँ हम लोग डालेंगे सबसे पहले कि लिखो, सबसे पहले क्या लिखो कि इसको, ठीक, सबसे पहले आपको क्या लिखना है कि इसको 42वें, ठीक, इसको 42वें संविधान, ठीक, संशोधन 1976 में जोड़ा गया या के द्वारा जोड़ा गया। ठीक, जो आप सही सुटेबल समझें लिख दें। ठीक, गया। ठीक है, समाजवाद इसको 42वें संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया। अब हम लोग जो अभी हमने बात की है उस पर चर्चा करेंगे। ठीक, इतना नोट डाउन कर लो आप, हम फिर इसे हटाएंगे। इतना 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया, इतना नोट डाउन कर लो। ठीक, फिर हम इसे हटा देंगे, फिर थोड़ा अलग तरीके से चर्चा करेंगे कि आपको समझ में आ जाए कि भारतीय समाजवाद क्या है और विश्व में जो यूएसएसआर वाला, प्रमुख रूप से यूएसएसआर वाला जो विघटित हो गया, ठीक, जिसे जो अब रसिया है, ठीक है, उसमें समाजवाद क्या है। तो यहाँ से हटा रहे हैं, हो गया होगा शायद। देखो समाजवाद की 2 अवधारणा हैं। ठीक, समाजवाद की 2 अवधारणा है। ठीक, इसे अगर आप इसे देखेंगे
तो एक तो अगर आप यहाँ लिखना चाहें तो लिख लो, ठीक। एक है मार्क्सवादी समाजवाद, ठीक। एक है मार्क्सवादी समाजवाद, अगर यहाँ पे लिखना चाहें, हम यहाँ पे सिर्फ यम लिख रहे हैं। और यहाँ पे गांधीवादी, ठीक। अपने भारत जो है इन दोनों का मिला जुला रूप है। भारत में क्या है, इन दोनों का, गांधीवादी और मार्क्सवादी समाजवाद का मिला जुला रूप है। और यहाँ पे हम या तो लिख लें भारत का समाजवाद गांधीवादी, या भारत का समाजवाद, ठीक, इधर साइड। और इधर यूएसएसआर वाला, या जो विश्व में जब हमारा देश आज़ाद हुआ उस समय की जो अवधारणा थी वो लिख लें, ठीक। इधर ये समझने के लिए है, हो सकता है कि ये जो थ्योरी हम आपको यहाँ बता रहे हैं किसी बुक में इस तरीके से ना मिले जो इस तरीके से हम यहाँ पे बता रहे हैं, ठीक। तो क्या है कि समझाने के लिए ऐसा करना पड़ रहा है कि आपको बेहतर तरीके से आपके दिमाग में घुस जाए। तो समाजवाद भारत की जो अवधारणा है और जो वैश्विक अवधारणा या यूएसएसआर वाली जो अवधारणा है उसमें क्या है, इसमें क्या था कि देखो हमने कहा उस समय जब समाजवाद नहीं आया तो उसमें मुख्य रूप से दो कारण थे। दो कारण क्या थे मुख्य रूप से? पहला कारण, जो एक कारण था हम उस पर चर्चा करेंगे कि आर्थिक नीतियाँ प्रभावित हो रही थी। वो कैसे कि देखो समाजवाद का यहाँ जो उस समय जो समाजवाद का मतलब था उसका सिर्फ एक मतलब था, क्या कि जो उत्पादन और वितरण की इकाइयाँ हैं, ठीक, जो चीज़ें बनाएंगी, उत्पादित करेंगी, ठीक, और जो वितरित करेंगी, बांटेंगी, वो कह सकते हो उस पे जो उस समय का जो समाजवाद था उस पे सिर्फ और सिर्फ यहाँ क्या था, सरकार का नियंत्रण था, ठीक, सरकार के हाथों में थी। तो इसीलिए इस वाले समाजवाद को हम लोग कहते हैं साम्यवादी समाजवाद। क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? साम्यवादी समाजवाद, ठीक। साम्यवादी या राज्याश्रित समाजवाद भी कहते हैं। क्या कहते हैं? या राज्याश्रित समाजवाद भी कहते हैं, ठीक। इसे क्या बोलते हैं? इसे क्या बोलते हैं? साम्यवादी समाजवाद या राज्याश्रित समाजवाद। और इसको कहते हैं, इधर वाले को हम लोग कहते हैं अपना लोकतांत्रिक समाजवाद, ठीक है। इसमें क्या है, ये इसे भारतीय समाजवाद भी या मिश्रित समाजवाद कह सकते हो, ठीक है। तो इसमें क्या था, इसमें हमने आपको बताया जो सरकार, यहाँ जो सरकार वर्ड लिखा, जो उत्पादन और वितरण की इकाइयाँ कहाँ थीं, ठीक है, उत्पादन और वितरण की इकाइयाँ कहाँ थी, सरकार के हाथ में थी। तो यहाँ एक बात ये निकल के आई कि यहाँ जो निजी स्वामित्व था, ठीक, या जो निजी व्यवस्था, निजी इकाइयाँ थीं, ठीक है, वितरण और उसकी, उनका क्या था, गलत लिखिए, ठीक, जो निजी इकाइयाँ थीं वो यहाँ पे नहीं थी, ठीक है। मतलब आप खुद का कुछ स्टार्टअप शुरू करना चाहते हो या कोई कंपनी डालना चाहते हो, बड़ी या फैक्ट्री डालना चाहते हो, तो आप यहाँ नहीं कर सकते थे। तो इसीलिए ये सबसे बड़ा भारतीय समाजवाद के लिए निगेटिव था अगर उस समय, इसीलिए इससे दूर रहा गया। क्योंकि यहाँ क्या, हमारे यहाँ क्या है कि सरकार भी शामिल है, ठीक, उत्पादन और वितरण में, और निजी, ठीक, और निजी स्वामित्व भी है, मतलब निजी कंपनियां भी हैं और सरकार की भी कंपनियां भी हैं, ठीक। अपना स्टार्टअप अपना अगर डालना चाहता है, और निजी में यहाँ एक ये भी लिख सकते हो कि सार्वजनिक एक समूह के रूप में, ठीक है। जैसे एक संघ बना लिया, 4, 5, 10 लोगों ने ग्रुप बना लिया, तो यहाँ ये भी व्यवस्था है। लेकिन यहाँ क्या था, यहाँ ऐसी व्यवस्था नहीं थी, यहाँ सब कुछ सरकार के हाथों में था। तो इसीलिए ये निगेटिविटी बहुत बड़ी थी, नकारात्मक अवधारणा हो जाती है अगर आप देखेंगे, और हमारे यहाँ की सकारात्मक अवधारणा हो जाती है। तो इसीलिए भारतीय लोकतंत्र में ऐसा था कि दोनों का समन्वय, ठीक। आप आज भी देखते होंगे बहुत सारी सरकारी एजेंसियां हैं, ठीक है, बहुत सारी सरकारी कंपनियां हैं, ठीक, और बहुत सारी प्राइवेट हैं, ठीक। इसीलिए आजकल एक प्राइवेटाइजेशन वर्ड बहुत ज़्यादा, मतलब कि कुछ ज़्यादा चल रहा है, क्योंकि कुछ सरकारी चीज़ों की मान लो रेंट पे दिया जा रहा है या एग्रीमेंट किया जा रहा है, ठीक, प्राइवेट हाथों में दिया जा रहा है, ठीक है। तो वो उद्देश्य कोई भी हो, ठीक, उसके लिए मतलब उद्देश्य यही है कि बेहतर से बेहतर बना पाएँ, या वैश्विक देशों के साथ तुलना करने पर, या उनसे थोड़ा आगे निकलने पर, या कह सकते हो कि हम लोग पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की ओर थोड़ा अग्रसर हैं, उसकी ओर उन्मुख हो चुके हैं, ठीक है। तो इसीलिए क्या है कि सरकार, इसीलिए प्राइवेटाइजेशन का विरोध भी हो रहा है, क्योंकि हम लोगों को सरकारी नौकरी की आदत है, ठीक है। जब प्राइवेटाइजेशन हो रहा तो वो सरकारी नौकरी और प्राइवेट नौकरी दोनों अलग अलग है। आप जिस रास्ते से सरकारी नौकरी पा सकते हैं उस रास्ते से भारत में प्राइवेट नौकरी आपको मुश्किल है मिले, ठीक है।
तो यही इसीलिए, क्योंकि वो वे ही अलग अलग हैं, इसलिए डिस्टर्बेंस हो रहा है कि जो सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा है वहाँ आपको, यहाँ आपको डिग्री की कोई बीए, साधारण बीए की डिग्री लेके आप जा सकते हो, ठीक। आपको उनके जो मानक हैं उनको बस आपको क्वालिफाई करना है और आप आगे निकल जाएंगे। लेकिन वहाँ क्या है, वहाँ आपको एक डिप्लोमा जैसी चीज़ की ज़रूरत होगी, ठीक है। तो इसीलिए क्या है कि हम लोग कहाँ है कि इस समाजवाद से दूर चले गए, ठीक। तो बस इससे ज़्यादा आपको कुछ नहीं समझना, इतने समझना है कि हमने इस वाले समाजवाद को क्यों नहीं अपनाया और उस समय इस वाले समाजवाद को, और हमको ज़रूरत थी इस वाले समाजवाद को। जब हमको लगा कि हम इस तरीके के समाजवाद को बना सकते हैं तो हमने किया, ठीक। और हमारे यहाँ गांधीवादी और प्लस मार्क्सवादी समाजवाद का मिला जुला रूप है और हम लोग गांधीवादी समाज की तरफ ज़्यादा उन्मुख हैं, ठीक है। और यहाँ क्या है, एक तो सरकारी हाथों में सब कुछ है, ठीक है, निजी कुछ नहीं है। और इसे क्या कहते हैं, इसे साम्यवादी या राज्य आश्रित समाजवाद भी कहते हैं, ठीक है। तो आप स्क्रीनशॉट ले लें, नोट डाउन कर लें, या तो वीडियो को पीछे से पॉज करके दोबारा देख लें, ठीक है। ठीक। तो लोकतांत्रिक समाजवाद यहाँ लिख लेना, लोकतांत्रिक समाजवाद का उद्देश्य क्या होता है, गरीबी, उपेक्षा और समानता लाना, ठीक है। और इतना लिख, देखो हमारे यहाँ जो समाजवाद की, जो लोकतांत्रिक समाजवाद की अवधारणा भी थोड़ी लचीली हुई 1991 में, ठीक। जब एलपीजी आया, उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण। क्या आया, उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण जब हुआ 1991 में, जब नई आर्थिक नीति लागू हुई तो थोड़ा सा ये लचीला और हुआ, ठीक। तो नोट डाउन करें, स्क्रीनशॉट लें, फिर हम लोग आगे धर्मनिरपेक्ष पे बढ़ेंगे। आई होप आपको अच्छे समझ में आया होगा। अब हम हटा रहे हैं। देखो अब धर्मनिरपेक्ष ये भी चल रहा। देखो जब हम लोग पढ़ते हैं, जैसे कि आजकल चल रहा है कि हिंदूवादी देश बनाने, ठीक, कि हमको क्या हिंदू राष्ट्र बनाया जाए, ठीक, चल रहा, आवाज़ उठ रही है बहुत तेज़ों से, और इसके विरोध में भी आवाज़ उठ रही है कि नहीं, हमको धर्मनिरपेक्ष ही रहने दो, ठीक है। अपने अपने फ़ायदे के लिए, जैसे कि मान लो जिसे जहाँ लगता है कि जहाँ हमारा फ़ायदा, सब कोई ऐसा करता है, वो बातें करता है, ठीक है। जैसे कि मान लो हिंदू राष्ट्र बनाया जाए, ठीक है, हिंदू राष्ट्र बनाया जाए, लेकिन कुछ लोगों को लगता नहीं हमारी हिंदू राष्ट्र में उपेक्षा हो जाएगी, तो वो क्या करते हैं कि वो कहते हैं कि नहीं, क्या धर्मनिरपेक्ष राज्य बनाया जाए। तो हम लोग जब जैसे इस तरीके के मुद्दों को हम लोग थोड़ा गंभीरता से देखें, और जो यहाँ जैसे धर्मनिरपेक्ष है तो हमको तुरंत जाके देखना चाहिए कि हिंदू राष्ट्र और धर्मनिरपेक्ष में क्या है, ठीक है। वैसे हिंदू राष्ट्र बनाना कोई गलत बात नहीं, क्योंकि हमारी जो 80% आबादी है वो हिंदू है। तो फिलहाल मैं इस पर ज़्यादा नहीं बोलूँगा, ठीक है। तो समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक और गणराज्य। तो पहले सबसे पहले आते हैं धर्मनिरपेक्ष, ठीक। धर्मनिरपेक्ष में क्या है, सबसे पहले लिखते हैं धर्मनिरपेक्ष। ठीक, क्या लिखा आपने, धर्मनिरपेक्ष। तो धर्मनिरपेक्ष में क्या है, देखो फिर यही वही बात कि वैश्विक अवधारणा और भारतीय अवधारणा अलग है। अगर आप यही, इसीलिए पहले इसे भी लिख लो, क्या लिखो कि इसको, ठीक, 42वें, ठीक, संविधान संशोधन, ठीक, 42वें संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया, ठीक, जोड़ा गया। कब जोड़ा गया, धर्मनिरपेक्ष, इसको 42वें संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया। स्क्रीनशॉट लें, नोट डाउन करें, फिर हम लोग इससे यहाँ इसे फिर हटाएंगे और उसी तरीके से समझाएंगे जैसे समाजवाद को समझाया था, ठीक है। आई होप हो गया होगा, ठीक। देखो धर्मनिरपेक्ष की भी दो अवधारणा है, ठीक। भारत में, तो भारत यहाँ से फिर इसी तरीके से कुछ करेंगे, ठीक। लिखो
यहाँ लिखो भारत, ऊपर क्या लिख लो भारत, और इधर लिख लो पश्चिमी देश। ठीक, इधर क्या लिख लो पश्चिमी देश। ठीक, तो यहाँ क्या है, धर्मनिरपेक्ष में धर्म मोस्टली क्या होता है कि जब हम लोग धर्मनिरपेक्ष की बात करते हैं तो इसमें हमारे जो दिमाग में है, माइंड में सिर्फ एक वर्ड आता है कि धर्मनिरपेक्ष मतलब भारत का कोई धर्म नहीं है। सही बात है, कोई धर्म नहीं है, धर्मनिरपेक्ष। लेकिन इसके पीछे दो अवधारणाएं हैं। ठीक है, उनको विस्तार से अगर अच्छे से समझ लेंगे तो सारी दिक्कत दूर हो जाएगी। पहली क्या है कि एक है नकारात्मक, एक है सकारात्मक। ठीक, तो नकारात्मक क्या है कि जहाँ धर्म के साथ, धर्म से कोई लेना देना नहीं होता है देश को। ठीक, धर्म के साथ कुछ भी हो रहा है, धर्म कुछ भी कर रहा है, धर्म से कोई लेना देना नहीं है। धर्म और देश दोनों अलग अलग हैं, बीच में एक दीवार खड़ी। एक क्या है जिसे सकारात्मक कहते हैं, ये जो बताइए नकारात्मक थी। ठीक, जो सकारात्मक, और ये पश्चिमी देशों में है। ठीक, ये जो अवधारणा अभी बताई है जिसमें बीच में दीवार खड़ी है राज्य और धर्म के बीच, राज्य का मतलब देश या सरकार, ठीक, के बीच दीवार खड़ी है जिसे धर्म से कोई लेना देना नहीं है, तो वहाँ क्या है, वो पश्चिमी देश की नकारात्मक अवधारणा। एक अवधारणा ऐसी है जहाँ धर्म का मतलब, धर्मनिरपेक्ष का मतलब है कि किसी देश, राज्य, ठीक, सरकार के लिए सभी धर्म समान हैं, सभी धर्मों को समानता की नज़र से देखा जाता है। ठीक, सभी धर्मों के साथ समान व्यवहार होता है, और जिस धर्म को जैसी ज़रूरत होती है उसके साथ वो देश, वो सरकार, वो राज्य खड़ी होती है। ठीक है, सभी को समान समर्थन प्राप्त है। इसका मतलब है कि ये जो धर्मनिरपेक्ष की अवधारणा है, इसे कह सकते हो कि ये सकारात्मक अवधारणा है, और इसमें आपके दिमाग में एक अलग तरीके की एक बात, एक विचार उपज के आई होगी कि धर्मनिरपेक्ष का मतलब ये नहीं होता कि सरकार को धर्म से कोई लेना देना नहीं है। धर्मनिरपेक्ष का मतलब ये भी होता है कि कोई एक विशेष धर्म हमारा धर्म नहीं है, सारे धर्मों का हम समान सम्मान करते हैं। ठीक, सबको हम समान, सबके साथ समान व्यवहार करते हैं और सबकी इज्जत करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं। ठीक, ये हमारे देश की अवधारणा है, जो अगर कहेंगे जहाँ की 80% आबादी हिंदू है। ठीक, और ये जो हिंदू ग्रंथों की भी यही अवधारणा है। अगर आप ग्रंथों को देखेंगे तो उसमें भी हमें किसी भी धर्म का विरोध करना नहीं सिखाया गया। हमको अपने धर्म में यही सिखाया जाता है कि हम सबके साथ समान व्यवहार, सबके साथ समान, सबको समान, सबके समझें, सबकी इज्जत करें। हाँ, हम अपने धर्म के हैं तो उसके बारे में अगर कोई गलत बोलेगा तो हम बोलेंगे, ठीक है, उससे कहेंगे कि भाई ऐसा मत करो, आप अपना करें, हम अपना करें। तो इसी तरह की विचारधारा हमारे संविधान में भी है। ठीक है, तो हम क्या समझे कि हमारे संविधान की विचारधारा कैसी है। ठीक, सकारात्मक है। सकारात्मक विचारधारा में क्या होता, धर्मनिरपेक्ष का मतलब ये नहीं है कि हम किसी भी देश, किसी भी धर्म को नहीं मानते। हम सभी धर्मों के लिए समान व्यवहार करते हैं, सभी के साथ सभी को समानता है, और सभी को ज़रूरत पड़ने पर सरकार उनके साथ अलग अलग ज़रूरत के हिसाब से व्यवहार करती है। ठीक, ये भी नहीं है कि कोई एक धर्म विशेष वर्ग कोई भी ज़्यादा ही अतिक्रमण फैलाए हो। ठीक है, या किसी पे दबाव डाले है, किसी को अंडर एस्टिमेट कर रहा है, तो ये भी नहीं है। ठीक है, तो क्या है, समझ गए होंगे अब। यहाँ पे यही समझना है। क्या समझना है, देखो पश्चिमी देशों का क्या है, नकारात्मक है, लिख लो यहाँ नकारात्मक अवधारणा है। क्या लिखना है यहाँ, नकारात्मक अवधारणा है। ठीक, और यहाँ क्या है, सकारात्मक। ठीक, यहाँ देश मतलब राज्य। ठीक, यहाँ क्या है, यहाँ क्या है, राज्य, यहाँ क्या है, ठीक, राज्य और धर्म। तो पश्चिमी देशों में धर्म का मतलब चर्च ही होता है। ठीक है, धर्म एक दूसरे, ठीक, एक दूसरे से पूरी तरीके से अलग है। ठीक है, पूरी तरीके से, चल जा भाई, अलग है। ठीक है, और यहाँ क्या है, सभी धर्म समान है।
ठीक, अगर लिखना चाहो वैसे हमने जो बताई है अगर उसे आप देखेंगे तो वो बहुत अच्छे से बताया है कि यहाँ लिख लो राज्य के लिए सभी धर्म समान है। ठीक, लिख लो राज्य के लिए सभी धर्म समान है। ठीक, सभी के साथ समान व्यवहार किया जाएगा। ठीक, राज्य के लिए सभी धर्म समान है और सकारात्मक अवधारणा है। ठीक, देखो इसे थोड़ा और अच्छे से अगर समझाएं तो इतना आप स्क्रीनशॉट लें या नोट डाउन करें, फिर हम लोग थोड़ा आगे या यहाँ समझ लो। ठीक, यहाँ समझ लो कि यहाँ क्या है, ये आपका एक राज्य हो गया या देश हो गया, जो इसे आप समझना चाहें समझें। ठीक, आप 4 भाई हैं, आप मान लो 4 भाई हैं। ठीक, सबसे बड़ा हो गया मान लो यहाँ लिख देते हैं हिंदू। ठीक, सबसे बड़ा हिंदू हो गया और इसके बाद अलग अलग जो हैं वो हो गया मुस्लिम मान लो, ईसाई मान लो, सिख मान लो या जो भी हैं। ठीक है, तो आप यहाँ क्या है प्रमुख रूप से मुख्य रूप से हिंदू हो गया। ठीक, अब यहाँ क्या हुआ कि ये हो गया, ये आप यहाँ पे थोड़ी देर के लिए मुस्लिम मान लेते हैं, यहाँ पे क्रिश्चियन मान लेते हैं। ठीक है, और यहाँ पे आपको सिख मान लेते हैं। ठीक, कुछ भी मान लो, ये 4 भाई हैं और आप क्या है जो राज्य है या देश है वो यहाँ पे इनका मेन मुखिया है। ठीक, मेन मुखिया या मान लो किसी भी मतलब एक पिता मान लो और 4 बेटे मान लो, तो एक पिता का 4 बेटों के प्रति समान व्यवहार है। वो किसी सबके साथ समान व्यवहार करता है, सबको समान शिक्षा दिलाता है, सबको समान पैसा देता है और सबको एक ऊंचाई तक पहुंचाने के लिए जितना कर सकता है सबके साथ समान व्यवहार करता है। ठीक, ठीक उसी तरीके से, और जब कोई गलत होता है तो उसे उस तरीके से भी ट्रीट करता है। ठीक, जिस तरीके से जो व्यवहार करता है उस तरीके से उसे ट्रीट करता है, लेकिन सबके प्रति एक सकारात्मक अवधारणा है कि हम आप सबका भला चाहते हैं। ठीक, क्या है कि हम आप सबका भला चाहते हैं, मेन जो कारण है वो यहाँ यही है। ठीक, तो देखेंगे अगर इस एग्जाम्पल से समझेंगे तो आप समझ जाएंगे कि मान लो किसी पिता के 4 बेटे हैं। ठीक, चारों समान है और सबके साथ समान व्यवहार करता है। ठीक, और जब किसी का व्यवहार गंदा कर होता है या गलत होता है तो उसे उस तरीके से ट्रीट करता है। ठीक, और अगर आप देखेंगे थोड़ा सा जाएंगे हिंदू राष्ट्र बनाने पे, तो अगर मान लो कि सबसे बड़ा जो है अगर वो इस तरीके से कुशल है जिसे सहिष्णु कहते हैं, अगर उसमें सहिष्णुता है तो इन तीनों का मुखिया बनाने में उसे कोई दिक्कत नहीं। ठीक, मतलब क्या है, इन तीनों का मुखिया बनाने में कोई दिक्कत नहीं। वैसे जो है व्यवस्था वो भी ठीक है और अगर ये भी होती है तो ये भी अच्छी है। ठीक है, तो आप लोग समझ गए होंगे। अब हम लोग आगे चलेंगे। ठीक, इससे बेहतर शायद ही आप समझ पाएँ। ठीक, तो क्या है सकारात्मक अवधारणा है, सभी राज्य के लिए सभी धर्म समान है। इधर पश्चिमी देशों में नकारात्मक अवधारणा है, राज्य और धर्म से एक दूसरे से पूरी तरह अलग है, कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, टाइम देख लेते हैं। तो आप लोग स्क्रीनशॉट लें, नोट डाउन करें। देखो अब कुछ बचा नहीं है इसमें, केवल 2-4 वर्ड हैं। एक तो इस वर्ड पे हम थोड़ा गंभीरता से लेंगे, इसे गणराज्य, इसे समझाएंगे अगली क्लास में गणराज्य क्या होता है, और लोकतांत्रिक समझाएंगे और थोड़ा सामाजिक, इसके अलग अलग परिवेश में अलग अलग। ठीक, आर्थिक समाजवाद क्या है और सामाजिक समाजवाद क्या है। ठीक है, इस पे थोड़ा चलेंगे, सामाजिक शब्द पे। ठीक है, तो इस पे देखेंगे और बाकी कुछ ज़्यादा नहीं है। हाँ, इतना ज़रूर है कि आप ये हटा के क्या करें, इतना थोड़ा टाइम कम बचा है तो इतना लिख लें। देखो अगर बेरूवाड़ी संघ देखेंगे, बेरूवाड़ी संघ का मामला 1960 में था, लिख लेना, हम केवल 1960 लिख लें। बेरूवाड़ी संघ का मामला 1960 में कहा गया कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। ठीक है, प्रस्तावना या लिख लो प्रस्तावना, ठीक, संविधान का भाग। ठीक, और इसे यहाँ लाते हैं इस तरीके से। ठीक, तो बेरूवाड़ी संघ 1960 में क्या बोला गया। ठीक, बेरूवाड़ी संघ 1960 में क्या बोला गया, प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। लेकिन केशवानंद भारती मामले 1973 में क्या बोला गया कि संविधान जो प्रस्तावना है वो संविधान का हिस्सा है।
ठीक है। उसके बाद LIC, ठीक, LIC ऑफ इंडिया मामले, ठीक, उसमें क्या बोला गया, उसमें क्या बोला गया 1995 में, उसमें भी बोला गया कि जो प्रस्तावना है संविधान का भाग है। ठीक, हालांकि इस पर फिर से चर्चा कर लेंगे एक बार, कोई बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन हाँ हमको ये इतना याद रखना, केशवानंद भारती की बेरुवाड़ी संघ 1960, केशवानंद भारती मामला 1973, LIC 1995। ठीक, तो केशवानंद भारती और LIC में दोनों में संविधान के जो दोनों के बाद के उनमें संविधान प्रस्तावना को संविधान का हिस्सा माना गया। ठीक, दोनों में प्रस्तावना को संविधान का हिस्सा माना गया, लेकिन 1960 में प्रस्तावना को संविधान का भाग नहीं माना गया। तो हमको इतना याद रखना है। कल हम लोग इस पर बहुत ज़्यादा, हमें लगता है 10 मिनट 20 मिनट चर्चा होगी और आगे मूव ऑन कर जाएंगे। ठीक, हालांकि क्लास थोड़ी स्लो चल रही है, बहुत डिटेल में पढ़ाते हैं कि आपको जो चीज़ याद हो बहुत बेहतर तरीके से याद हो, आगे कोई दिक्कत ना आए समझने में। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। क्लास को यहीं समाप्त करते हैं।